जय हिंद साथियों। चलिए आज बिहार स्टेट 2025 के लिए शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता का सेट नंबर 2 बनाते हैं। आपको पता होना चाहिए इसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाता है आपका, तो 50 क्वेश्चन के लिए आपको ये सेट करवाते हैं। और ये भी आपको पता होगा कि क्लास चाहे आपका 9-10 हो चाहे आपका 11-12 हो, सभी विषय वाले के लिए ये कॉमन होता है। ठीक है, ये 50 नंबर का कॉमन क्वेश्चन रहता है, इसलिए आपको कॉमन पेपर करवा रहे हैं कि वो सबका काम आ जाए। ठीक है, तो चलिए इसका स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि छात्रों के समाजीकरण के लिए विद्यालय का यह पक्ष विशेष प्रभावी होता है। कह रहा है छात्रों के समाजीकरण के लिए विद्यालय का यह पक्ष विशेष प्रभावी होता है। अब बताइए, देखिए पहला है खेल कूद की सुविधा, अनुकूल पर्यावरण, शाला भवन, शाला उपकरण। अब देखिए इसमें देखा जाए ना, अब कॉमन सेंस नहीं लगाइए। समाजीकरण, बच्चे का अच्छा से समाजीकरण हो, उसके लिए यह जरूरी है कि वहाँ का अनुकूल पर्यावरण हो, यानी पर्यावरण जो है अनुकूल हो। पर्यावरण का मतलब ये नहीं हुआ कि वहाँ का वातावरण सही हो, यानी वहाँ पर यानी जलवायु सही हो, इसका मतलब ये नहीं हुआ। अनुकूल पर्यावरण का मतलब हुआ कि वहाँ के जो छात्र है यानी या परिवेश है, उस परिवेश का लोग अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तब वो समाजीकरण अच्छे से हो पाएगा। आपको ये भी पता होगा कि बच्चे का समाजीकरण जो होता है ना, इसमें प्राथमिक समाजीकरण में आता है आपका माता पिता परिवार, माता पिता आस पड़ोस परिवार भी आपका आता है प्राथमिक में। ठीक है, और द्वितीयक में आपका जो द्वितीयक समाजीकरण का कारण है, कारक है, वो आपका इसमें आता है विद्यालय। क्या आते हैं? विद्यालय आपका आते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो ये समाजीकरण, बच्चे के समाजीकरण में माता पिता का सबसे बड़ा रोल होते हैं, परिवार का और आस पड़ोस का, और विद्यालय के भी इसमें बहुत योगदान होते हैं। ठीक है, तो समाजीकरण कब हो पाएगा बच्चों को अच्छे से? तो यहाँ का अनुकूल पर्यावरण हो, वहाँ का पर्यावरण क्या हो, सही हो, यानी माहौल यहाँ का सही हो। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं बच्चा जिस माहौल में रहते हैं वही चीज़ वो सीखते हैं। यदि ऐसा समाज में रह रहे जहाँ पर वो गाली गलौज हमेशा होते रहता है, तो बच्चा भी गाली गलौज करना सीख जाते हैं। ठीक है, यदि अच्छा इन्वायरमेंट में रहते हैं, अच्छा जगह रहते हैं, तो वो अच्छी चीज़ सीखते हैं। ठीक है, अब किसी घर में रामायण पाठ हो रहा है डेली या कुछ दिन हो रहा है, तो वो बच्चा रामायण या इसके प्रति क्या होगा, ज़्यादा आकर्षित रहेगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि बच्चा का इन्वायरमेंट आस पड़ोस कैसा मिलता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। आगे हम बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड है। क्वेश्चन कर आपका 19वीं सदी में किस फ्रांसीसी दार्शनिक ने समाज का वैज्ञानिक अध्ययन किया? तो ये था आपका अगस्ट कामटे। कौन थे? अगस्ट कामटे। ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका थर्ड है। क्वेश्चन कर आपका कि वह विधि जो व्यक्ति के गुणों का अनुमान लगाने के लिए प्रयुक्त होता है कहलाता है? तो ये प्रक्षेपण विधि कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी होगा, ये प्रक्षेपण विधि कहलाते हैं। इसी प्रोजेक्ट विधि या प्रोजेक्टिव विधि कहेंगे। ठीक है, प्रोजेक्टिव मेथड कहिए। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन कर आपका पियाजे ने बुद्धि को किसके प्रति समायोजन योग्यता के रूप में परिभाषित किया है? तो आपको पता होगा जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। तो इसका देखो आपका ऑप्शन ए होगा, भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण। चलिए आपको बताते हैं जीन पियाजे का कहने का अर्थ क्या है। ठीक है, जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था और इसमें कहा था कि बुद्धि जो है वो जैविक परिपक्वता और पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया के रूप में विकसित होता है, यानी पर्यावरण से अंतःक्रिया करके ही व्यक्ति में बुद्धि का विकास होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। आपका क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन कह रहा है विद्यालय में छात्रों की बुद्धि ज्ञात करने का प्रमुख उद्देश्य होता है। देखिए पिछले क्लास हम जब करवाए थे आपका सेट नंबर 1, तो इसमें एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर आपको बाल विकास भी आता है, यानी आप बाल विकास भी पढ़ा लेते हैं। देखिए बाल विकास जो है ना, वो कोई सब्जेक्ट नहीं है। अब देखा जाती है कॉमन सेंस की चीज़ है, हम ये कभी नहीं पढ़े हैं। ठीक है, कभी नहीं पढ़े हैं, लेकिन हम उसको पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कॉमन सेंस का चीज़ है, ये पढ़ने की चीज़ नहीं है। अब बच्चा को कैसे समझाना है, बच्चा को कैसे यानी उसको पढ़ाना है, ये चीज़ भी आपको पढ़ना पड़े तब तो आपको लानत है। ठीक है, तो बाल विकास कोई विषय नहीं है, आप ऐसे भी कॉमन सेंस से क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है,
देखिए क्वेश्चन आपका 5 है, कह रहा है विद्यालयों में छात्रों की बुद्धि ज्ञात करने का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? आप ही बताइए, ऑप्शन पढ़िए, देखिए ऐसे कह देंगे कौन सा इसका आंसर होगा? क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, छात्रों को निदानात्मक परामर्श देना। अब एक होता है बुद्धि का परीक्षण करेंगे, ठीक है, बुद्धि का परीक्षण करेंगे तभी तो पता चलेगा कि इस बच्चा में क्या चीज़ कमी है, ठीक है, उसमें क्या चीज़ कमी है, तो कमी को पता करके फिर उसका निदान करने का कोशिश करेंगे, तो आपका ऑप्शन सी होगा। तो क्वेश्चन को समझिए, आप ऑप्शन से ही पकड़ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 6 देखिए, क्वेश्चन 6 है, यदि आपका मन अपनी निजी समस्या से ग्रसित है तब आप क्या उचित समझेंगे? अब देखिए इसके लिए पढ़ाने की जरूरत है आपको, क्वेश्चन पढ़िए, कर यदि आपका मन अपनी निजी समस्या से ग्रसित है तब आप क्या उचित समझेंगे? आपका मन छात्रों को डांटकर हल्का कर लेंगे ना, यही तो करता है, यही नहीं करना चाहिए, लेकिन आजकल के टीचर यही करता है, घर की गुस्सा, बीवी की गुस्सा स्टूडेंट पे जाकर उतारते हैं, ठीक है। तो ये नहीं करना चाहिए, लेकिन आजकल के टीचर यही काम करते हैं, ठीक है, कहीं का गुस्सा कहीं निकालते हैं, बीवी पे गुस्सा निकाल नहीं सकते हैं तो विद्यार्थी पे ही निकाल देते हैं स्कूल में जाकर के, तो यही कह रहा है, इसलिए देखिए ऑप्शन भी दे दिया है। तो ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं। आगे चल देखते हैं ऑप्शन, छात्रों को नहीं पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाना तो कार्य है आपका, छात्रों से मारपीट करेंगे, क्या मारपीट करेंगे? नहीं करेंगे, तो आपका एक ही ऑप्शन बचा डी, अपनी समस्या को अपनी तक ही सीमित रखेंगे। आपका घरेलू मामला है, आप अपने तक ही सीमित रखिए। लेकिन क्या करते हैं आजकल के टीचर हैं, घर के गुस्सा ना स्कूल में जाते हैं तो बच्चे को उतार देते हैं कभी कभी, आप देखे भी होंगे बचपन में। अब देखो क्वेश्चन आपका 7 है, क्वेश्चन करा कि आपकी कक्षा में कुछ छात्रों की दृष्टि कमजोर है और वे श्याम पट यानी ब्लैक बोर्ड पर श्याम पट नहीं देख पाते हैं, तो आप क्या करेंगे? क्वेश्चन ये है आपका कि कोई छात्र है जो मतलब कम देख पाते हैं, यानी हो सकता है आँख में कोई प्रॉब्लम हो, या उसका हो सकता है निकट दृष्टि दोष या दूरदृष्टि दोष हो, तो कह रहा है क्या, तो उसको अगर दृष्टि से कमजोर है तो कह रहा है श्याम पट नहीं देख पाती है, तो आप क्या करेंगे? उन्हें डांट देंगे, पढ़ने में मन नहीं लगता है और आगे बैठना चाहता है, नहीं डांटेंगे नहीं, कभी भी बच्चे को डांटना नहीं है, उन्हें चश्मा का प्रयोग करने की सलाह देंगे। देखिए ये उसकी मर्जी है, अपना आँख चेक कराए, चश्मा इसमें यूज होगा या नहीं होगा आप नहीं कर सकते हैं, उनकी इच्छा अनुसार उन्हें आगे बैठा देंगे ताकि वे स्पष्ट रूप से देख सके। देखिए यही आपका सही है। देखिए बाल विकास में क्या होता है ना कि ये जो कहेंगे कि हिस्ट्री पॉलिटी की तरह कि बी ही सही होगा, ठीक है, कि इसमें आपका जैसे चंपारण सत्याग्रह तो 1917 में हुआ तो 1917 ही होगा। बाल विकास में ऐसा नहीं होता, बाल विकास के क्वेश्चन में ना आपको ऑप्शन देखना पड़ता है कि कौन सा प्रायोरिटी फर्स्ट में आएगा। होने के लिए सही एक से अधिक भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इसमें ज़्यादा सही कौन सा है ये आपको चूज करना रहता है बाल विकास में, बस यही अंतर है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया, आप 4 ऑप्शन देखिए कि कौन सा ज़्यादा सटीक इसका वर्णन करता है। सही होने के लिए और भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ज़्यादा सही कौन सा है उस पर हम लोग चलते हैं। तो इसका आपका ज़्यादा सही ऑप्शन सी है कि उनकी इच्छा अनुसार उन्हें आगे बैठा देंगे ताकि वो स्पष्ट रूप से देख सके। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8 है, कह रहा है यूनेस्को ने किस वर्ष को विकलांगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था? एक शब्द भारत में आपको ये विकलांग शब्द है उसको तो हटा दिया है, दिव्यांग शब्द कर दिया है, ठीक है, तो दिव्यांग कर सकते। कह रहा है यूनेस्को ने किस वर्ष विकलांग का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था? ये कहता आपका 1981 को। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका जैक्सन और मैसिक ने सृजनात्मक के कितने आधार बताए हैं? जैक्सन और मैसिक ने सृजनात्मक के कितने आधार बताए हैं? इसका आधार 4 बताए हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा? तो सी होगा, ऑप्शन आपका सी होगा। कौन कौन सा है? तो पहला याद रखो प्रवाह, दूसरा आपका है लचीलापन, फिर आपका तीसरा है मौलिकता और चौथा है विस्तारण। तो ये 4 आधार बताएं, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 10 है, कहता क्या अध्यापकों के लिए कोई आचार संहिता होनी चाहिए? देखिए जैसे अभी चुनाव, अब देखेंगे बिहार में भी चुनाव होने वाला है तो आचार संहिता लागू हो गया है, तो यही कह रहा है कि क्या अध्यापकों के लिए आचार संहिता
होना ज़रूरी है, होनी चाहिए, होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा कि अध्यापकों पर जवाबदेही बढ़ेंगे। अभी इतना जवाबदेही नहीं है, ठीक है। आचार संहिता में क्या होता है कि नेता पर या पार्टी पर इसमें एक नियम बना रहता है कि इस नियम का आप फॉलो कीजिए या इसका दुरुपयोग आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक कानून बना हुआ है, आप यदि दुरुपयोग करते हैं तो आपका सजा मिलेगा। इसी तरह से अध्यापक पर भी आचार संहिता लागू होनी चाहिए, उसके लिए भी एक आचार संहिता बननी चाहिए कि यदि आप किसी छात्र को पढ़ा रहे हैं और जिससे यदि इसमें सुधार नहीं हो रहा है तो आप पर भी ये जिम्मेदारी होना चाहिए, आप पर भी दंड लगेगा। यदि ये व्यवस्था हो जाता है ना तो हर सरकारी स्कूल में बच्चे, यानी हर सरकारी स्कूल आपका सुधार जाएंगे और बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़ने लगेंगे, यदि शिक्षक पर भी आचार संहिता लागू होते हैं तो, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, होनी चाहिए। आपका अगला क्वेश्चन है कि सामान्य श्रवण क्षमता होती है, हम लोग सुनने की क्षमता सामान्य होते हैं, तो ये कह सकते हैं 0 से 25 डेसिबल। आपको पता ही होगा ध्वनि की ऐसा यूनिट क्या होता है? डेसिबल होते हैं, डेसिबल मापते हैं उसको। जबकि देखो ये तो आपका 0 से 25 डेसिबल जो हुआ वो सामान्य श्रवण क्षमता हुआ, सामान्य हम लोग सुन सकते हैं, ठीक है। ये जो है 55 से 60 ये आपका गंभीर स्थिति बताते हैं, ठीक है। ये जो है आपका ये गंभीर साउंड है, इसको आप सुनेंगे तो हो सकता है आपका कान पर प्रभाव पड़े, इफेक्ट पड़े। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन क्या है आपका, यदि कक्षा शिक्षण के दौरान छात्र सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं करते हैं तो इसका कारण क्या हो सकता है? अब देखिए आप खुद इसका आंसर बताइए क्या होगा। यदि कक्षा शिक्षण के दौरान छात्र सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं करते हैं तो उसका कारण क्या हो सकता है? विषय में जो पढ़ाया जा रहा है, जो बातें छात्रों को सिखाई जा रही है, जिस शैली में पढ़ाया जा रहा है, उपयुक्त सभी। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। जिस शैली में पढ़ाया जा रहा है, ये भी कारण हो सकता है उसको जो शिक्षक है उसको पढ़ाने का कला ही ना हो उसके पास, ठीक है। क्योंकि देखिए आजकल देखेंगे कि किसी स्टूडेंट के पास नॉलेज बहुत रहता है, ठीक है, उसके पास ज्ञान बहुत रहता है, नॉलेज बहुत रहता है, लेकिन वो अच्छे से समझा नहीं पाते हैं। किसी टीचर के पास देखना है ज्ञान उसके पास लिमिट है, लेकिन उतना में ही बहुत अच्छा समझा पाते हैं, ठीक है। तो यही करता है कि हो सकता है पढ़ाने वाले टीचर का शैली अच्छा नहीं हो, इस पर भी डिपेंड करता है, और जो बातें छात्रों को सिखाई जा रही है वो उसको समझ में ना आता हो, ठीक है। तो आपका सभी होगा, ऑप्शन डी होगा। नॉलेज आज डिपेंड नहीं करता आजकल, ठीक है। पढ़ाने के लिए आपका नॉलेज तो ठीक है, लेकिन आपको पढ़ाने की शैली बहुत डिपेंड करता है कि आप किस तरह से समझाते हैं बच्चे को, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, नॉलेज से ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है कि आप किस तरह से समझाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन क्या आपका, शरारती बच्चों वाली कक्षा के बारे में आप क्या कहेंगे? आप ही बताओ। आप देखते हो किसी कक्षा में बहुत सारे छात्र ऐसे हो जाते हैं जो हमेशा शरारती करते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे बच्चों को क्या करेंगे आप? कुछ छात्रों को दूसरे सेक्शन में भेजने की सलाह देंगे, कुछ छात्रों को विद्यालय से निकालने की सिफारिश करेंगे, प्रधानाध्यापक को स्थिति की अवगत कराएंगे। क्या करेंगे? देखो इस केस में ना ज़्यादा सही मुझे ऑप्शन ए लग रहा है कि कुछ छात्रों को क्या करेंगे, दूसरे सेक्शन में भेज देंगे, ठीक है, जिससे उसके साथी में क्या हो फूट पड़ जाए, टूट जाए, जिससे वो शरारती करना थोड़ा कम कर दे। ऐसा करते भी बहुत सारे टीचर भी, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए ज़्यादा सही है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन है, शिक्षक अपनी कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में तब सफल हो सकते हैं जब। अब देखिए ये कॉमन सेंस क्वेश्चन है। आप अपनी कक्षा में अनुशासन कब बनाए रखेंगे? क्या करेंगे? बच्चे के प्रति हमेशा कठोर रहेंगे ना, तब तो और अनुशासन नहीं रहेगा। बच्चों की इच्छा के अनुसार कार्य करेंगे तो ठीक है, इच्छा के अनुसार कार्य करिएगा, लेकिन हमेशा कीजिएगा तो फिर आपको वैल्यू नहीं करेगा स्टूडेंट। बच्चों के साथ विनम्र परंतु दृढ़ रहेंगे। हाँ, बच्चों के साथ विनम्र रहेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पूरा छूट दे देंगे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? सी ज़्यादा सही है। क्या है आपका? ऑप्शन सी जो है वो ज़्यादा सही है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन क्या है आपका, प्रधानाध्यापक अपने निरीक्षण द्वारा अपनी योजनाओं का मूल्यांकन करता है। हाँ,
यदि खुद का विद्यालय का यदि मूल्यांकन करना है तो वो अपनी ही योजना का मूल्यांकन करेंगे, क्योंकि प्रधान अध्यापक वही है। उसी के देखरेख में सब काम होता है। तो आपका ऑप्शन इसमें ए जो है ज़्यादा सही है। आपका क्वेश्चन 16 है, कह रहा है शिक्षण व्यवसाय में महिलाओं की अधिकता क्यों है। शिक्षण व्यवसाय कर रहा है आपका, ठीक है, यानी ये सरकारी स्कूल के टीचर की बात नहीं करते आपका, ठीक है, सरकारी स्कूल के शिक्षिका के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं आपका शिक्षण व्यवसाय समझ रहे हैं ना। व्यवसाय किसको कहते हैं, कोचिंग, कोचिंग संस्थान को या स्कूल को। जब ये बच्चे का स्कूल होता है प्राइवेट, तो इस स्कूल का बात कर रहे हैं, सरकारी स्कूल का नहीं। तो शिक्षण व्यवसाय, प्राइवेट कोचिंग क्या है, एक व्यवसाय ही कहीं है या एक बिजनेस ही है। तो वही कह रहा है कि शिक्षण व्यवसाय में महिलाओं की अधिकता क्यों होती है। आप देखेंगे सही बात है। आप देखिए प्राइवेट में जितने भी बच्चे का स्कूल है उसमें आपको मैडम जी ज़्यादा दिखाई देंगे एज कम्पेयर टू शिक्षक, ठीक है। तो टीचर से ज़्यादा मैडम जी क्यों रहते हैं, अब यही क्वेश्चन पूछ रहा आपसे। आप बताओ। ए में है कि ये बच्चों के साथ अधिक धैर्यपूर्वक व्यवहार करती है, ये तो बिल्कुल सही है। अधिक धैर्यपूर्वक व्यवहार करते हैं, बच्चों को जल्दी डांटते नहीं है। लड़के लोग क्या करते हैं, जल्दी डांट देते हैं। सेकेंड है अन्य व्यवसायों में अवसरों की कमी है ना, ये कारण नहीं है। ये कम वेतन पर भी काम करने को तैयार रहती है। देखिए मेन अभी जो है ना, मेन कारण जो बताएंगे आपको फिलहाल में, जो अभी प्राइवेट स्कूल में मैडम ज़्यादा रहते हैं, इसका कारण यही है सी वाले, कि ये कम वेतन पे भी काम करते हैं, ठीक है। लेकिन जो लड़के होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, वो ज़्यादा पैसा लेते हैं एज कम्पेयर टू मैडम। तो इसीलिए ना ज़्यादा कोचिंग वाले या स्कूल वाले ना इसीलिए मैम को ज़्यादा रखते हैं, ठीक है। लेकिन आपको एग्ज़ाम में ये नहीं लगा करना है, ये जो देखिए जो दिखता है वो होता नहीं है, ठीक है। ये आपको दिख रहा है ना, लेकिन ये हुआ ही नहीं, ठीक है। एग्ज़ाम में आपको ये नहीं लगा करना। लेकिन वास्तविकता वही है कि लड़कियां या मैडम जी कम वेतन पर पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, पढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसीलिए आजकल प्राइवेट स्कूल के शिक्षक जो है ना ज़्यादातर मैम को ही रखते हैं। लेकिन आपको एग्ज़ाम में ये नहीं लगाना है, ये लगा करना है, ठीक है। एग्ज़ाम में हम अच्छा सोचते हैं, निगेटिव नहीं सोचते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है खेल आधारित शिक्षण विधि के जनक कौन है। यानी शिक्षण विधि में खेल को कौन शामिल किया है, या खेल के द्वारा भी शिक्षा दी जाती है। तो यही कह रहा है इसके जनक कौन है, इसकी शुरुआत किसने किया है। ये क्या आपका फ्राउवेल, ठीक है, फ्रेडरिक फ्राउवेल इसका नाम है, फ्रेडरिक फ्राउवेल, ठीक है। ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन कर रहा है शिक्षण योजना में लक्ष्य का निर्धारण किया जाना चाहिए। शिक्षण योजना में कह रहा है लक्ष्य का निर्धारण किया जाना चाहिए। चलिए देखते हैं कैसे किया जाना चाहिए। पहला है अध्यापक की सुविधा के अनुसार नहीं, कभी भी लक्ष्य अध्यापक की सुविधा के अनुसार नहीं होता है। आपको पता होगा एनसीएफ 2005 क्या कहते हैं कि शिक्षा होना चाहिए बाल केंद्रित, यानी छात्र केंद्रित होना चाहिए, ना कि अध्यापक केंद्रित, ठीक है। तो आपका फर्स्ट तो होगा नहीं। अध्यापक के ज्ञान के अनुसार नहीं, अध्यापक ज्ञान से मतलब नहीं मुझे, छात्र की उपस्थिति को देखकर इसका क्या मतलब होता है। बालक के स्तर के अनुसार न्यूनतम अधिकतम स्तर को ध्यान में रखकर, ये बिल्कुल सही है। देखिए आप यदि पढ़े होंगे एनसीएफ 2005, ठीक है, एनसीएफ 2005 यदि आप पढ़ेंगे इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अब जो शिक्षा होगा वो यानी शिक्षक केंद्रित न होकर बाल केंद्रित होगा। बाल केंद्रित मतलब क्या, जो बालक को अच्छा लगता है या इसके उम्र के अनुसार या इसके रुचि के अनुसार जो होना चाहिए वही सिलेबस आपको दिया जाएगा, उसी तरह से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। लेकिन हालांकि ऐसे होता नहीं है, इस शिफ्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो बालक के स्तर के अनुसार वो जिस लेवल का है उसी अनुसार पढ़ाया जाए। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, एक चीज़ और कहेंगे, यदि आप स्टेट के पेपर देने जा रहे हैं, ठीक है, और चाहते हैं आपकी 50 में से आपका कम से कम 40 क्वेश्चन सही हो, तो आप जो हम प्रैक्टिस सेट अभी करवा रहे हैं ना वो प्रैक्टिस सेट आप देखते रहिए बस, ठीक है। और इसका पीडीएफ लेकर भी आप खुद से लगाइए, तो इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए कोई चार्ज नहीं लेंगे, फ्री मिलेगा आपको। इसके लिए हमारा टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना होगा, ठीक है। टेलीग्राम पर आपको हम ये अपलोड कर देंगे आंसर के साथ, ठीक है। तो टेलीग्राम
सेम है, टेलीग्राम का भी नेम सेम है, न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन। तो बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर टेलीग्राम क्या है, तो सोचना चाहिए जो चैनल का नाम होगा वही टेलीग्राम होगा, पहले सर्च कीजिए। तो न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन टेलीग्राम चैनल का भी नाम है, आप सर्च कीजिए, आपको यहाँ पर PDF मिल जाएगा, ठीक है, कोई चार्ज नहीं, फ्री मिलेगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन कर रहा है थॉर्नडाइक के प्रभाव नियम, थॉर्नडाइक के प्रभाव नियम की आलोचनाओं में वैध आलोचना कौन सी है। यानी करा थॉर्नडाइक के जो प्रभाव नियम है उसमें करा कौन सा आलोचना सही है। पहला है यह अधिगम का नहीं बल्कि व्यवहार का सिद्धांत है, ये तो सही है, ये आलोचना नहीं है। यह केवल आदत निर्माण का सिद्धांत है, ये इसका आलोचना है। यह उपलब्धि उन्मुख अधिगम पर लागू नहीं होता है, ये भी इसका आलोचना है। तो ऑप्शन बी होगा 2 और 3। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन अगर आपका पाठ्यक्रम के लाभ है, जो आपका कक्षा का पाठ्यक्रम होता है, आप देखेंगे क्लास 1 हो चाहे 2 हो 3 हो, सबका अपना ये सिलेबस होता है, ठीक है। तो ये कह रहा है पाठ्यक्रम का लाभ क्या है। यह दिशा प्रदान करना, संभावित लक्ष्यों की पूर्ति करना, मार्गदर्शन करना, या पढ़ाने की सामग्री उपलब्ध कराना। देखिए आपको लगता होगा इसका आंसर ये होगा, डी होगा, सामग्री की बात किया, ठीक है, लेकिन ये नहीं होगा, बोले ना जो दिखता है वो होता नहीं है। तो इसमें क्या होगा, इसमें देखा जाए तो सबसे अच्छा आपका ऑप्शन जो है ए है, दिशा प्रदान करना। जो सिलेबस होता है ना वो बच्चे को एक दिशा प्रदान करते हैं कि किस दिशा में स्टडी करना चाहिए, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए ज़्यादा सही है, ठीक है, आपका ऑप्शन जो ए ज़्यादा सही है। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 21 है कि जैविक या शारीरिक आवश्यकताओं से उत्पन्न अंतःनोद कहलाते हैं, अंतःनोद कहलाते हैं। तो ये इसका देखो आपका ना इसका सी होगा प्राथमिक अंतर्नोद, ठीक है, प्राथमिक अंतर्नोद होगा, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 12 है, कह रहा है सामाजिक परिवर्तन का शाब्दिक आधिकारिक कारक कौन है। अब देखो आप खुद समझिए, किसी समाज में परिवर्तन लाने के लिए क्या जरूरी है, क्या धर्म जरूरी है, क्या शिक्षा जरूरी है, क्या सरकार जरूरी है, क्या जाति जरूरी है। तो आजकल जो है खासकर हमारे बिहार में और यूपी में सामाजिक परिवर्तन का मतलब समझता क्या, अपना जाति, सब अपने अपने जाति वाले को वोट देंगे। ये नहीं देख रहे कि ये हमारे जाति वाले हमारे देश के लिए या हमारे राज्य के लिए खराब है, इसका इतिहास क्या है, वो नहीं देखते, बस हमारे जाति का है तो हम वोट देंगे, ठीक है। तो कहाँ से आएगा समाज में परिवर्तन, जो अपने जाति वाले कहीं वोट देंगे, अब व्यक्ति को नहीं पहचान करेंगे तो कहाँ से आएगा परिवर्तन, ठीक है। तो ये करें आपका सामाजिक परिवर्तन का शाब्दिक कार्यकारी कारक क्या है। तो तुम लोग के अनुसार तो जाति होना चाहिए, लेकिन जाति नहीं होगा, शिक्षा जरूरी है, ठीक है। किसी भी समाज को परिवर्तन के लिए शिक्षा जरूरी है, शिक्षित लोग ही परिवर्तन कर सकता है। हाँ, बिहार में अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शिक्षित है, हायर एजुकेशन वाली बात करते हैं, वो सिर्फ डिग्री वाले नहीं। बिहार में तो BA, BSc, MA, MSc करके तो बहुत सारे लोग बैठा है, इसको डिग्री हम कहते हैं, इसको पढ़ाई नहीं कहते हैं। कॉलेज में नाम लिखा लो ऐसे भी डिग्री हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग डिग्री लेकर बैठे हैं, वो भी अपने आप को समझता हम पढ़े लिखे हैं। भाई तुम्हारे पास डिग्री है, दिमाग नहीं है, पढ़े लिखे नहीं हो। पढ़े लिखे इसको कहते हैं जो उच्च शिक्षा प्राप्त किए हैं, ठीक है। तो बिहार में आज भी ऐसे लोग हैं जो उच्च शिक्षा प्राप्त किए हैं, वो आज भी जातिवाद नहीं करते हैं, जातिवाद नहीं करते हैं। वो समझता है कि देश के लिए राज्य के लिए कौन अच्छा है उसी को वोटिंग करता है, ठीक है। लेकिन कुछ अभी भी है जो ये BA, BSc, MA सिर्फ डिग्री हासिल करके बैठा है ना, वो अभी भी जातिवाद करते हैं, क्योंकि वो पढ़ा नहीं है, सिर्फ डिग्री हासिल किया है, ठीक। आप सभी के लिए एक आवश्यक सूचना है, यदि आप बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो ये आपको इस LK क्लासेस ऐप पर मिल जाएगा। और देखिए बहुत ही कम प्राइस रखा हुआ है, ठीक है, इतने कम प्राइस में आपको कोई भी ऐसा सेट नहीं देगा। आप लोग डेमो देख ही लिए आज की क्लास में, तो उसी तरह से आपको टेस्ट मिलेगा, ठीक है। अभी मात्र 49 रुपये में आपको मिल रहे हैं, इसमें 15 टेस्ट आपको करवाएंगे, मात्र 49 रुपये में अभी मिल रहा है। आप जाकर LK क्लासेस ऐप से आप परचेज कर सकते हैं। साथ ही में यदि कोई स्टूडेंट ADO का तैयारी कर रहे हैं तो ADO के लिए भी आपका यानी टेस्ट चालू हो चुका है। और साथ में इसका देखो ADO का आपका टेस्ट भी चालू है, 120 में आपको टेस्ट मिलेगा। साथ में आपका
एक फुल क्लास भी हमें चालू किए हैं एडीओ का। तो एडीओ का जो इस बैच को लेंगे उसको आपको मैथ, रीजनिंग, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और टेस्ट सीरीज सभी आपको 500 रुपये में ही मिल जाएगा। अलग से आपको ये टेस्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये दोनों क्लास आप लेना चाहते हैं तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन कर आपका RTE यानी राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे कार्य करना है? तो 45 घंटे, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन कर आपका पियाजे और बैगोस्की जैसे मनोवैज्ञानिक संरचनावादी अधिगम को किस रूप से आप देखते हैं, किस रूप में देखते हैं? देखो, जीन पियाजे आपको पता होगा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, और और बैगोस्की जो है वो आपका सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया है। ठीक है, उसका कहने का अर्थ ये है कि बच्चे जो है वो अपने परिवेश से सीखते हैं। ठीक है, बच्चे जो है अपने परिवेश में अंतःक्रिया करके सीखते हैं। ठीक है, तो इसका आपका ऑप्शन ए होगा, सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। आपका अगला है क्वेश्चन 25 है। कर बच्चों के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कारक है। तो आपको पहले बता चुके हैं। इसमें एक होता है प्राथमिक कारक। ठीक है, प्राथमिक कारक, तो आपको बता दें प्राथमिक कारक में कौन आता है? सबसे पहले माता पिता, क्योंकि बच्चा सबसे पहले माता पिता से ही कुछ सीखते हैं। ठीक है, इसलिए कहते हैं माता पिता को संस्कार में रहना चाहिए बच्चे के सामने, माता पिता। दूसरा आपका परिवार, यानी दादा दादी, चाचा चाची, ये सब हुआ परिवार के अन्य सदस्य। ठीक है, प्राथमिक में आते हैं। और आस पड़ोस भी आपका प्राथमिक कारक में आते हैं, क्योंकि बच्चा जो है ना, आस पड़ोस आपके कैसे लोग रहते हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि बच्चा का विकास किस तरह से होगा। ठीक है, तो अगर बच्चों के समाजीकरण में महत्वपूर्ण कारक कौन है? ये प्राथमिक कारक हुआ। द्वितीयक कारक देखो, द्वितीयक कारक में क्या आता है? द्वितीयक कारक में आपका आता है विद्यालय। ठीक है, अब बच्चा घर से जाएगा बाहर तो कहाँ जाएगा? विद्यालय जाएगा। ठीक है, विद्यालय जाएगा। और क्या करेगा? तो पत्रिका न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं बच्चा, यहाँ से भी सीखते हैं। तो विद्यालय, न्यूज़पेपर, ये सब टेलीविज़न, ये सब क्या जगह? तो द्वितीयक कारक हो जाएगा। ठीक है, समाजीकरण का प्राथमिक कारक क्या है? माता पिता, परिवार, आस पड़ोस। और इसमें देख लो क्या है, मीडिया है, द्वितीय कारक है, लेकिन कारक से पूछ रहा है तो मीडिया होगा, विद्यालय भी होगा, परिवार, आस पड़ोस भी होगा। तो आपका ऑप्शन ए होगा, चारों सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है? विकास का सिद्धांत नहीं है। पहला, विकास की गति जन्म के समय ही निर्धारित होती है। क्या ऐसा सही है कि जन्म बच्चा लेते हैं उसी समय पता चल जाएगा आपको कि बच्चा क्या बनने वाला है या किस क्षेत्र में जाने वाला है, इसका विकास कैसा होगा? तो बिल्कुल गलत है। हाँ, जन्म से शुरू होता है, जन्म से उसका विकास होना शुरू होता है, लेकिन निर्धारित नहीं होता है कि इसका विकास कैसे होगा। सेकेंड है, व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं, ये तो सही है। विकास क्रमिक होता है, ये भी सही है। विकास समय के साथ घटित होता है, ये भी सही है। जैसे जैसे समय बीतता है उस तरह से बच्चे में विकास भी होता है। तो ये देखो, ये तीनों सही है। पूछ रहा था कौन सही नहीं है, तो इसमें आंसर देखा जाए तो आपका ऑप्शन ये होगा जो सही नहीं है। आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो देखो, समावेशी कक्षा होता क्या है? तो समावेशी कक्षा ऐसा होता है जिसमें कमजोर छात्र हो, चाहे तेज छात्र हो, चाहे दिव्यांग हो, सबको, यानी सब पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, सब पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका देखा जाए ऑप्शन ए होगा, विशिष्ट शिक्षा योजना। समावेशी कक्षा में क्या होता है? इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम होता है, जिसमें प्रत्येक छात्र को उसके आवश्यकता के अनुसार पढ़ाया जाता है या उसके आवश्यकता के अनुसार सिखाया जाता है। ठीक है, आपका अगला है करा है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है? पहले बता चुके हैं। बाल केंद्रित मतलब क्या है? बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। बिल्कुल सही है। बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब ये हुआ कि बच्चे के जो अनुभव है उसको भी आप ध्यान में केंद्रित रखिए, और वो क्या चाहते हैं उसी अनुसार इसका यानी शिक्षा भी दिया जाए। आजकल के बच्चा ऐसे पूछेंगे कि बच्चे के अनुसार चलना है, तो वो तो सोशल मीडिया में बिजी है आजकल।
तो उसको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, वो तो कहेगा हम पढ़ाई नहीं करेंगे। तो ये तो कोई ये होता है ना, ये हम लोग सिर्फ पढ़ने पढ़ाने के लिए है ऐसे, लेकिन करते नहीं है कोई, ठीक है, ऐसे कोई करते नहीं है, ये बात सही है। तो शिक्षा का बाल केंद्रित मतलब बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। आपका अगला है क्वेश्चन 29 है, कह शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए विशेष विद्यालय में, घर पर माता पिता की सहायता से, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में। अब ये पढ़े थे हम लोग समावेशी शिक्षा व्यवस्था क्या होता है, तो आपका ऑप्शन सी होगा। आपका अगला है, करा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में क्या है और है। देखो अधिगम अपने स्वभाव में निष्क्रिय है ना, निष्क्रिय नहीं है। अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय है, अपने स्वभाव में सक्रिय है और सामाजिक है। ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। 30 क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन आपका है कि किसी चुनाव में डाले गए मतों में से 25% अवैध है और जीत का अंतर 1800 मतों का है, तो विजेता को वैध मतों का 56% मिला तो कुल मत है। अब देखिए आपको बता दें ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, और आपको बता दें कि अभी आपको मैथ का भी क्लास स्टार्ट किए हुए हैं, ठीक है। तो आपका भी पता होगा बीपीएससी एडीओ के लिए हम एक क्लास स्टार्ट किए हैं, इसी में आपका मैथ भी अभी हम पढ़ा रहे हैं चैप्टर वाइज, ठीक है। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको मैथ मौजूद करना है, तो ये एडीओ वाला भी बैच आप ले सकते हैं, क्योंकि इसमें मैथ भी होगा, रीजनिंग भी होगा और भी विषय होगा, आर्ट भी होगा, यानी हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी सब होगा। तो ये जरूरी नहीं कि जो बीपीएससी एडीओ की तैयारी करे वही लेंगे। मैथ ऐसा नहीं कि कोई एग्जाम के लिए होता है, सभी एग्जाम के लिए होता है। मैथ सीखेंगे तो ऐसा नहीं कि एसएससी का बनेगा, रेलवे का नहीं बनेगा, सबका बनेगा। तो मैथ आपको पूरे बेसिक से हम समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, और पहला चैप्टर आपका यही है, परसेंटेज है। आप पहला जो क्लास करवाए थे इसमें आपका ऐसे क्वेश्चन करवाए भी थे, ठीक है। तो यदि आप मैथ मजबूत करना चाहते हैं ना, तो आप इस वाले सेक्शन को ले सकते हैं। बीपीएससी एडीओ को जो बैच स्टार्ट किए हैं इसको, ये एडीओ भले लिखा है लेकिन ये सभी एग्जाम के लिए काम आएगा आपको, ठीक है। चाहे आप पीआरटी का एग्जाम देने जा रहे हैं 1 to 5 का, चाहे आप 9th 10th के मैथ से एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप ले सकते हैं, या 6 to 8 का मैथ से एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। ये ले सकते हैं क्योंकि इसमें भी आपको मैथ वही रहेगा, तो मैथ रीजनिंग आप अच्छे से सीख सकते हैं। चलिए इसको हल करते हैं। क्वेश्चन 31 है, कर किसी चुनाव में डाले गए मतों में से 25% अवैध है, ठीक है। और चलो मान लेते हैं कि 100% वोट गिरा है, जिसमें से 25% क्या हो गया, अवैध हो गया, यानी खराब हो गया। तो बचा कितना, 75%, यानी सही वोटिंग कितना हुआ है, 75% ही आपका वैलिड वोट है। अब देखो कह रहा है जीत का अंतर कितना है, 1800 मतों का है, और विजय जो हुआ उसको वैध मतों का कितना मिला, 56% मिला। अब समझिए, ये मान लीजिए ये विनर है, ये लूजर है, ठीक है। अब देखिए जो जीता है वह वैध मतों का कितना मत मिला, उसको 56% मिला, ठीक है। तो जब वैध मतों का 56% जीतने वाला को मिला, तो हारने वाले को कितना मिला होगा, 100 में से 56 माइनस कीजिए, कितना आएगा, 44 आएगा, 44%। तो हारने वाले को कितना मिला होगा, 44% मिला होगा, ठीक है। तो अब देखिए, आप कहेंगे सर आप तो गलत बता रहे हैं, हाई टोटल है 75 में से ना आप 56 घटाइएगा तब नहीं आएगा, नहीं। समझो क्वेश्चन को, क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि विजेता को वैध मतों का 56%, इस 75% को आप मान लो 100%, उसका 56% मिला है किसको, जीतने वाले को, ठीक है। और उसका 44% मिला किसको, हारने वाले को। और कितने मतों से जीता है, तो ये 1800 मतों से जीता है। अब यहाँ परसेंटेज में देख लीजिए ये कितना वोट इसको ज़्यादा मिला है, तो क्या करेंगे, 56 में से 44 को घटाएंगे, कितना आएगा, 56 में से 44 घटाइए तो आपका कितना आएगा, 12 आएगा, यानी 12% वोटों से वो जीते हैं। किसका 12%, तो ये 75% का 12%, समझ रहे हैं। यही दिया आपको कितना, 1800। कैसे लिखेंगे, तो मान लेते टोटल वोट आपका एक्स, टोटल वोट जो है एक्स पड़ा है, इसका 75% क्या है, वैलिड है, और इसमें जीत का अंतर कितना है, 12% है, ठीक है। जीत का अंतर 12% है, यही जीत का अंतर दिया आपका संख्या में कितना दिया है, 1800।
बराबर क्या हो जाएगा 1800 हो जाएगा। यहाँ से आप x का मान निकालिए, आपका आंसर आ जाएगा। 25 दिया 75, 25 चौका 100, ठीक है। 4 से 4 दिया 12, 3 दिया 9, 9 दूनी 18, तो आपका यहाँ से आ जाएगा x बराबर 2 पर 0 2 को यहाँ है, 2 को यहाँ से आएगा, तो आपका आएगा कितना 20,000। कितना आएगा 20,000, यानी टोटल वोट कितना पड़े थे 20,000 वोट पड़े थे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया हुआ तो अभी जो आपका क्लास चल रहा है मैथ का, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए, पूरे बेसिक्स आपको समझ में आ जाएगा, पूरे बेसिक्स हम समझाते हैं, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 9:5 है, यदि दोनों में 4 की वृद्धि की जाए तो अनुपात ये 31:19 हो जाता है, तो उसका अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है क्या कि दो संख्या का अनुपात था, पहले 9:4 था, इस दोनों में कह रहा है 4 की वृद्धि होती है, एक में नहीं दोनों में होते हैं, 4 के वृद्धि करते हैं, तो ये आपका अनुपात कितना हो जाता है 31:19 हो जाता है। अब इसमें जो बेसिक नहीं समझते वो कहेगा सर जब 9 में 4 वृद्धि हुआ तो 9 4 13 होना चाहिए, यहाँ पर 5 4 9 होना चाहिए, गलत दिया है, नहीं गलत नहीं दिया है, क्वेश्चन समझो। कह रहा कि अनुपात ये है ना 9:5 अनुपात है, ये 4 क्या है संख्या है जो वृद्धि हुआ है, समझ रहे ना, तो अनुपात और संख्या में दोनों में अंतर होता है। अब कह रहा है क्या उसका अंतर ज्ञात कीजिए। अब देखिए एक चीज़ देखिए यहाँ पर, ये चलो ठीक है 4 इसमें वृद्धि किया, ऐसे इसमें देखो ये जो आपका अनुपात है, अनुपात में घटाइए तो 19 में से 5 जाएगा कितना होगा 14 होगा, कितना का अंतर है 14 का अंतर है। यहाँ देखो यहाँ 31 में से 9 घटाओ, अनुपात वाले में कितना आएगा 31 में से आप 9 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, ये आएगा 22, हाँ 22 आएगा। अब यहाँ देखो ये 4 इसमें भी ऐड किया था, 4 इसमें भी ऐड किया था, तो अंतर तो दोनों सेम आना चाहिए था ना, यहाँ भी 22 तो यहाँ भी 22, या यहाँ भी 14 तो यहाँ भी 14, अंतर सेम नहीं है। अंतर ये जो आपका रेशियो उसमें अंतर सेम नहीं है। जब अंतर सेम आपका नहीं होता, बराबर नहीं होते हैं ना, तब क्या करेंगे, तब देखो इसका अंतर निकालो, इसका अंतर निकालिए आप और इसका अंतर निकालिए, तो ये देखो 5 4 9 4 का अंतर है, यहाँ पर कीजिए कितना का अंतर है, आप यहाँ पर करेंगे 19 19 1 20, आपका यहाँ पर आएगा 12 का अंतर, कितना का अंतर है 12 का अंतर यहाँ पर है। अब देखो यहाँ 4 का अंतर है, यहाँ 12 का अंतर है, यहाँ भी आपको अंतर सेम करना होगा, यहाँ 12 का अंतर है ना, इसमें यदि हम 3 से गुना कर दे तो 4 या 12 हो जाएगा, 12 का अंतर हो जाएगा, तो 3 से गुना उस इसमें नहीं करते इसमें करते हैं, ठीक है। तो 3 से गुना कीजिए तो आपका नया रेशियो क्या आएगा, आपका आएगा 9 या 27, 9 या 27 अनुपात 5 या 15, और यहाँ पर अनुपात कितना है 31 अनुपात आपका 19 है ना। अब देखो अब अंतर तक करो तो 27 4 31, 15 4 19, ठीक है। अब देखो अनुपात में भी आपका अंतर यहाँ 4 आ रहा है, और 4 वृद्धि ही किया था, ये अनुपात में 4 जो है वो 4 के बराबर है, ये क्या है अनुपात वाला यह है 4, ये संख्या है 4, ठीक है। तो यहाँ से एक पार्ट कितना आएगा 1 के बराबर आएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था आपका कि संख्या में अंतर कितना है, यहाँ देखो ये 31 है या 19 है, कितना पार्ट का अंतर है 12 पार्ट का अंतर है, तो एक पार्ट 1 है तो 12 पार्ट कितना होगा 12 होगा, इसका मतलब है 12 का ही अंतर होगा, तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा सी होगा, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। आप कभी मैथ पढ़िए हमसे, ठीक है, सारा चीज़ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि कैसे हम क्वेश्चन को हल करते हैं, और इजीली तरीका से बिना याद किए हुए, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन क्या आपका 225 मीटर लंबे वाड़े में 26 पेड़ समान दूरी पर लगाया जाना है, ठीक है, यानी बगीचा मान लो, उसको कह रहा है 26 पेड़ लगाना है लेकिन बराबर दूरी पर, ठीक है, जितना दूरी यहाँ होगा उतना ही दूरी अगला पेड़ के बीच में होगा, फिर अगले पेड़ के बीच में होगा, यानी समान दूरी पर उसको कितना पेड़ लगाना है 26 पेड़ लगाना है, और कितने मीटर में 225 मीटर लंबे में, 225 मीटर मान लो लंबाई कोई आपका बगीचा, उसमें आपको 26 पेड़ लगाना है, तो कह रहा प्रत्येक पेड़ के बीच कितना जगह होगा। तो अब इसमें क्या करता होगा ना बहुत सारे स्टूडेंट, ये करेगा क्या 225 में ना 26 से भाग देता होगा, भाग से ऐसा लगता नहीं होगा, ठीक है, कटेगा नहीं, तो कहेगा क्वेश्चन ही गलत है। देखो समझो पहले, इसमें 26 से भाग देंगे, किससे भाग देंगे, देखो ठीक है
ये टोटल आपका लंबाई कितना है 225 है। अब एक चीज़ समझाता आपको, देखो 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये कितना पेड़ है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, ठीक है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, सॉरी इसको हटा दो, ठीक है, 6 ही पेड़ लेना आपको, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, क्योंकि यहाँ 26 है ना, 6 भी क्या है आपका सम संख्या है, 26 भी सम संख्या है, 26 हो 28 हो कुछ भी हो सम संख्या रहेगा, तो रूल यही है। अब यहाँ पर देखिए कितना पेड़ हो गया, 1 2 3 4 5 6, लेकिन गैप देखो कितना है, 1 गैप 2 3 4 5 ही गैप है, हाँ ऐसे ऐसे भाग कितना है 5 ही भाग है, लेकिन पेड़ कितना है 6 है। इसी तरह से यहाँ 26 पेड़ भली है, लेकिन इसमें कितने पार्ट होगा, ऐसे सा भाग कितना होगा, तो 25 ही होगा, ठीक है, एक कम होता है, तो 25 ही होगा, इसीलिए हम 225 में जो है ना 25 से भाग देंगे, न कि 26 से। अब 25 से भाग दो कितना आएगा, 9 आएगा, यानी 9 मीटर का गैप रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन आपका है, वो छोटी संख्या, वो सबसे छोटी संख्या जिसे 18 27 36 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 15 14 23 मिले। कहने का अर्थ ये हुआ कि किस संख्या में हम 18 से भाग दिए तो शेषफल 5 आए, 27 से भाग दिए तो शेषफल 14 बचे, और 36 से भाग दिए तो शेषफल 23 बचे। देखो एक तरीका ये है कि सब में आप भाग देते रहो तुम, और शेषफल देखो कितना आ रहा है, ये तो बहुत समय लग जाएगा आपको, इसमें भाग देंगे फिर चेक करेंगे, फिर इससे भाग देंगे फिर चेक करेंगे, फिर इससे भाग देंगे चेक करेंगे, फिर इसमें भी इससे भाग दो चेक करो शेषफल कितना आ रहा है, इससे भाग दो। तो ये नहीं बनने पर लोग ऐसा करता है, इसका तरीका समझ लो क्या करना है। देखो इसमें ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा ना, तो एक चीज़ आप देख लेना, ये संख्या जो है और ये शेषफल है, माइनस करो, देखो कितना आ रहा है, 18 में 5 माइनस करो कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। इसका 27 है, शेषफल कितना है 14 है, 27 में से 14 माइनस करो कितना आ रहा है, 13 ही आएगा, ठीक है, कितना आ रहा है 13 आ रहा है। फिर ये 36 है, इसका शेषफल 23 रहता है, तो 36 में से 23 माइनस कीजिए कितना आ रहा है, 13 ही आएगा। यानी उस केस में देखना ना, दोनों का अंतर आपका सेम आएगा, जो भी आएगा, ठीक है। अब देखो क्या करना, ये तो पहले कर लेना, आपको ऐसे पता चल ही जाएगा, जो पहला में अंतर आएगा वही सभी में आएगा, आएगा ही आएगा ऐसा क्वेश्चन में, ठीक है। बनाएंगे कैसे, तो अब देखो जो आपको संख्या दिया है ना 18 27 और 36, इस सबको क्या करो एलसीएम निकाल दो। एलसीएम आता है ना 3 छक्का 18, 9 तिया 27, 12 तिया 36, फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, फिर 2 से 2 एका 2, 3 एका 3, 2 दूनी 4। इसका आप एलसीएम निकालना, ठीक है, इसका आप एलसीएम निकालना। इसका जब आप एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी, एक सेकेंड, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 18 तिया 54, 54 दूनी 108, कितना आ रहा है 108 आ रहा है, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आया 108 आया, और जो यहाँ पर हमको अंतर करने में आ रहा था ना, जो आया था उसको माइनस कर दीजिए इसमें से, ठीक है, तो कितना आएगा ये आपका 95 आएगा। तो आपका ऑप्शन ये होगा। तो सिंपल है, जब भी क्वेश्चन ऐसा आए तो पहले अंतर निकाल लेना, ठीक है, सबका अंतर सेम ही आएगा, फिर जो ऊपर संख्या दिया रहेगा उसको एलसीएम निकाल लेना, जो आएगा उसमें से उसको माइनस कर देना अंतर वाले को। आपका अगला क्वेश्चन 35 है, कर एक धनराशि पर 12.1/2 वार्षिक साधारण ब्याज की दर से मूलधन के बराबर होने में समय लगेगा। सिंपल है, कर है एक धनराशि है, वो कर है साधारण ब्याज पर कि 12.5% की दर से कितने वर्षों में वो यानी साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाए। तो सिंपल आप मूलधन क्या करो 100 मान लो, ठीक है, मूलधन 100 मान लीजिए, तो मूलधन गुने समय गुने दर, दर कितना दिया इसको बदलिए, बाद में 24 1 25/2 हो जाएगा, इतना परसेंट बटे 100 होता है। ये किसका फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का, और साधारण ब्याज भी हम कितना माने 100 माने, क्योंकि दोनों बराबर है। अब वो क्या करो 100 100 कट जाएगा, यहाँ से 25 चौका 100 आप गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा t/8 बराबर 1। यहाँ से आपका t कितना आएगा 8 वर्ष आएगा, इन 8 वर्ष में इन साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 36 है। अब देखिए ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है। अब देखो सिंपल है, यहाँ देखो यहाँ 9 है, यहाँ 7 है, यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ 9 है, यहाँ 7 है, तो 7 से ये 2 ज़्यादा है, तो यहाँ 80 है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ भी
इसमें 2 जोड़ते तो 80 होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या होगा 78 होगा। 78 में 2 जोड़ेंगे तो 80 आएगा। अब देख लेते हैं तो आपका 78 है तो ठीक है, नहीं तो दूसरा दिमाग लगाएंगे। हाँ 78 है ऑप्शन में, तो कोई दिमाग नहीं लगाना है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 37 है। क्वेश्चन आपका है, यदि AU का कोड 21 है और EGG का 245 है तो करा भग का क्या होगा। चलो ठीक है, देखते हैं। सिंपल है, देखो AU का 21 कैसे आया होगा। A देखो 1 पे आता है और U आपका 21 पे आता है, दोनों गुना किया होगा तब आपका कितना आ गया 21 आ गया, यानी इसका कोड। अब इसी तरह देखो EGG का E कितना पाता है आपका 5 पे आता है। E कितना पाते हैं 5 पे आते हैं। E आपका 5 पे आता है। और G कितना पाता है, G का कोडिंग आपको पता है कितना पता है। देखो नहीं पता है तो इसको लिख लो आप, इसको आप लिख लो, ये 5, ये 10, ये 15, ये 20, ये 25। तो G तो E के बाद F फिर G, तो यहाँ 7 आएगा, G 7 पाएगा, ये भी G है। इस तीनों को गुना करो, ये आपका आ जाएगा कितना 245 का, गुना करके देखना। यानी क्या किया है, जो दिया है ना उस सभी लेटर को लिख दिया है, ठीक है, इसका स्थानीय मान, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया है। तो किसका निकालना है हमें निकालना है BAKE का। तो B आता है आपका 2 पर, A आता है आपका 1 पर, K किस पर आता है, तो K आपका आना चाहिए IJK। देखो J आता है 10 पर, IJK तो आपका 11 पे आएगा और E आएगा 5 पे, ठीक है। सबको गुना कर दो, कितना आएगा 11 दूनी, यहाँ देखो 5 दूनी 10, 11 दूनी के 110, तो आपका ऑप्शन नंबर ये आएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है। अब देखो ये भी सिंपल है। यहाँ देखो B के बाद क्या है C है, C के बाद क्या है D है, तो D के बाद क्या होगा E होगा। यहाँ देखो क्या है I के बाद J, J के बाद K, K के बाद क्या होगा IJK, K के बाद L होगा, IJKL। फिर आपका N, N के बाद O, O के बाद P, P के बाद Q, तो क्या होगा ELQ होगा। आपका ऑप्शन ये होगा, सिंपल था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन 39 देखो क्या काटा, यहाँ देखो क्या है, यहाँ 5 है तो 7 5 12, 7 का अंतर, फिर 7 का अंतर, फिर 7 का अंतर, तो आगे भी 7 का अंतर होगा, तो 26 + 7 कर दो, सिंपल है। 6 दूनी 12, 1 13, यानी 33 आएगा। आपका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन का आपका, Q की माँ P की बहन है। Q की माँ जो है वो P की बहन है, ठीक है। Q की माँ जो है वह P की बहन है, P की बहन है। और कह रहा है आपका, और M की पुत्री है, M की पुत्री है, यानी Q की माँ P की बहन है लेकिन M की पुत्री है। तो किसके बारे में कह रहा है, इसकी माँ के बारे में कह रहा है। M की पुत्री हो गया, M की पुत्री हो गया। और कह रहा है S P की पुत्री है, S जो है वह क्या है, किसकी पुत्री है, तो P की पुत्री है और T की बहन है। S के बारे में कह रहा है, देखो S जो है P की पुत्री है और T की बहन है, और ये किसकी बहन है, तो T की बहन है। अब कह रहा है M और T से क्या संबंध है, M का T से क्या संबंध है, M का जो है वो T से क्या संबंध है। अब देखो M की पुत्री, ठीक है, इसकी बहन थी ये, तो ये भी पुत्री ही होगा, M की पुत्री P होगा। अब पुत्री की पुत्री होगा S, पुत्री का पुत्री, ठीक है, तो क्या होगा पुत्री का पुत्री एक तरह से नातिन होंगे, और इसकी बहन है तो ये भी नातिन ही होगा। तो देखो नातिन को या दादा को, सॉरी उल्टा यहाँ पूछ रहा ना कि M का T से क्या संबंध है, तो M T का कौन होगा नाना होगा चाहे नानी होगा, क्योंकि M के बारे में यहाँ क्लियर नहीं है कि वो पुरुष है कि महिला है, ठीक है। तो इंग्लिश में दादा को नाना को ग्रैंडफादर ही कहते हैं, ठीक है, और इसी तरह से दादी को नानी को ग्रैंड मदर ही कहते हैं। तो आपका ऑप्शन डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन 41 है। कह रहा है बुद्ध के गृहत्याग के उपरांत इसके गुरु कौन थे, तो आपको पता होगा अलार कलाम, ठीक है, अलार कलाम और रामपुत्र, रुद्रक रामपुत्र थे, ऑप्शन डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी,
ये था आपका 74%, ठीक है, ऑप्शन ई होगा। 74% थे, इसमें पुरुष कितने थे, तो मेल की जो साक्षरता दर है आपका ये है 82.14%, ठीक है, 82.14%। और फीमेल में महिला की साक्षरता दर कितना है, ये आपका 65.46%, ठीक है। वही हम बिहार की बात करें तो बिहार की चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बिहार के एग्जाम में तो बिहार का पूछेगा आपसे हो सकता है। तो बिहार में टोटल आपका साक्षरता दर कितना है, 68.5% है। पुरुष में कितना है, मेल में तो आपको बता दें 10 जोड़ दो, ये आपको आएगा 71.2%। फीमेल में कितना है, महिला में तो बोलते 10 घटा दो, 51.5% ये बिहार में, इसको भी याद रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन कर आपका कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमा कर सकते हैं, ये आपका 72 में होगा। किस अनुच्छेद में है, 72 अनुच्छेद में है आपका। तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, क्षमादान कर सकते किसमें, 72 में है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 44 है कि बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है, सबसे आगे है। तो जूट का सबसे अधिक उत्पादन आपका पूर्णिया जिला में होता है। आपका अगला क्वेश्चन है करा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से का वितरण देता है, या आपका विवरण देता है, तो ऑप्शन बी होगा, अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 में आपका धन विधेयक का इसमें क्या किया है, तो वर्णन किया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 46 है, प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए किस धातु का उपयोग करते हैं, टंगस्टन का उपयोग करते हैं, ऑप्शन डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 47 है कि प्रसिद्ध हिंदी लेखिका पुष्पा भारती को 2023 का कौन सा साहित्य सम्मान मिला था, तो उसे व्यास सम्मान मिला था। आपका अगला है क्वेश्चन 48, करा पृथ्वी की सतह पर कितना प्रतिशत सागर से ढका है, लगभग 70% कर सकते हैं। आपका अगला है कि हल्दी पौधे किस भाग से प्राप्त होते हैं, तो ये तना है, हल्दी क्या है, तना है। आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन 50 है। क्वेश्चन कर आपका बिहार में कितने जिला है, आपको ये भी नहीं पता होगा, बिहार में कितना जिला है, पता तो होना चाहिए, 38 जिला सबको पता होगा, ठीक है। कितना जिला है, 38 जिला है, ऑप्शन बी होगा। एक चीज बताता भी, अभी आपका बिहार में विधानसभा का चुनाव है, तो ये भी देख लो थोड़ा सा। बिहार विधानसभा में बात करें तो आपका 243 सीट है, ठीक है, 243 सीट है, जिसमें आपका एससी के लिए जो है, शेड्यूल कास्ट के लिए 38 सीट आपका रिजर्व है, और एसटी के लिए जो है आपका 2 सीट रिजर्व है, ये आप याद रखना, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।